श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं लोक विज्ञानी पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और आज हम आपसे बातचीत करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में। डॉक्टर जोशी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज पूरे विश्व में चर्चा होती है ग्लोबल वार्मिंग की, कुछ विरोधी मत भी सामने आ रहे हैं, आपका क्या मानना है? पिछले 50 वर्षों में हमारे पूरे पर्यावरण में, वातावरण में बहुत तरह के परिवर्तन आए और जो सबसे बड़ा परिवर्तन हम सबके सामने है वो इस रूप में है कि तापक्रम की वृद्धि हुई है और इस तापक्रम की वृद्धि से जुड़ने वाले जो तमाम चीजें हैं, जिसमें खास तौर से पानी का, जो वर्षा का जो हमारे बीच में अभाव हुआ है या जिस समय वर्षा होनी चाहिए थी उस समय न होके कई अन्य समय में हुई है या जहां वर्षा होनी थी वहां न होके कहीं और हुई है, ये तमाम तरह के परिवर्तन हमारे लिए एक कहीं ना कहीं एक सूचक हैं ये बताने के लिए कि हमने कुछ ऐसा अवश्य किया है जिससे कि ये बदलाव आए हैं और जिसको कि कई तरह के नाम दिए गए हैं। ग्लोबल क्लाइमेट भी उसका एक हिस्सा है इस नाम का, लेकिन ये तो एक स्वीकारना पड़ेगा, हम वैज्ञानिक रूप से या सामाजिक रूप से जो भी इसको संज्ञा दे दे कि परिवर्तन हुआ है और जिसे समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। महसूस तो हम कर रहे हैं लेकिन इसके कारणों के, मूल कारणों के बारे में जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन ये विरोधी मत क्यों आए हैं? बीच में ये बातें होने लगी कि नहीं, ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं या इसका जो डाटा था वो सही नहीं है, कि कंट्रोवर्सी चलती हैं, लेकिन ब्रॉडली सारी दुनिया में इस बात को तो स्वीकारना पड़ेगा कि चीजें बदली हैं, हमेशा बदली हैं। हम इसको एक तरह से कह सकते हैं, ग्लेशियर को एक बार अगर हम भूल जाएं तो क्या हम इस बात नहीं स्वीकारेंगे कि परिवर्तन आया है। पहाड़ों में जहां तापक्रम करीब 33-34 से ऊपर नहीं बढ़ता था, आज 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम फेस कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं पे हमारी जो परिवर्तन के बारे में जो भी राय है उसको हमें एक मत इसलिए होना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि वरना हम निश्चित रूप से इसकी खोज नहीं कर पाएंगे कारणों की और उसका निदान नहीं ढूंढ पाएंगे। एक ये स्वीकारना चाहिए हम सबको कि परिवर्तन हुआ है और इसके मूल रूप में अगर आप देखें, कारणों को ढूंढने की कोशिश करें तो देखिए, हम जो मानव जाति है हमको तो अब राक्षस की संज्ञा दे देनी चाहिए। वो क्यों देनी चाहिए कि हम ही वो प्रजाति हैं जिन्होंने अपने मूल धन को खा दिया। देखिए, किसी भी समाज का, किसी भी गांव और किसी देश का जो रियल कैपिटल होता है उसके संसाधन होते हैं। देखिए, जंगल, आपका पानी, मिट्टी जिसमें खेती होती है, नदियां, ये सब हमारा मूल धन है। और दुर्भाग्य ये है कि हमने जो भी प्रगति के मापदंड तैयार किए, विकास के मापदंड तैयार किए, उनके जो आयाम हमने तय किए, उसमें हमने इनको टोटली अनदेखा कर दिया। हम दौड़ते चले गए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, हम दौड़ते चले गए अपनी सुविधाओं के लिए। जो ये भोगवादी जो सभ्यता हमारे बीच में आई, इसने हमें एक तरीके से इस चीज से दूर कर दिया कि हमारी नदियों के हालात क्या हैं, हमारे जंगलों के हालात क्या हैं, हमारी मिट्टी में कितना परिवर्तन आ गया है, इससे हमें दूर कर दिया। हम दौड़ते चले गए और आज अचानक हमारे सामने परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई हैं, पानी का अभाव सबको दिखता है, वातावरण के हालात, वायु के हालत बहुत खराब है और इस तरह की तमाम चीजें जो हमारे बीच में खराबी आ चुकी हैं, इसका मुख्य कारण है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से इसको रोका जा सकता है, आम आदमी की क्या भूमिका हो सकती है, खासतौर से जो हमारे पहाड़ी लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो इसमें किस प्रकार का योगदान कर सकते हैं? देखिए, एक तो हमको ये बहुत साफ उत्तर ये है कि पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि हिमालय, जो कि इस देश का केंद्र है हवा, मिट्टी, पानी के लिए, उस केंद्र में जो हिमालय को बचाने और बनाने वाले लोग हैं, हम अक्सर ये तय कर लेते हैं कि जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, वनों के बीच में रहने वाले लोग हैं, उनके दायित्व ज्यादा है। सत्य तो ये है, उनसे ज्यादा दायित्व उन लोगों के जो उसको ज्यादा भोगते हैं। गंगा, यमुना, जो तमाम नदियां पहाड़ों से या ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां निकलती हैं, इसको कौन उपभोग लाता है? नॉन हिमालयंस। तो एक तो ये हमें तय करना चाहिए कि किसका दायित्व ये तय करें। एक बात तो ये है, क्योंकि जब तक नॉन हिमालयन ने ये सोचना शुरू नहीं किया कि हिमालय के उत्पाद से सीधे उनका जीवन जुड़ा है, तो तब तक कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। क्योंकि ये मान के चला जाता कि पहाड़ पेड़ बचाएंगे, पहाड़ जंगल बचाएंगे, पहाड़ नदी बचाएंगे, नहीं। मुझे लगता है उनका हिस्सेदारी को तय करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, यमुना के हालात दिल्ली में क्या है, गंगा के हालात कानपुर में क्या है, इलाहाबाद में हमारे जो संगम है उसके हालात क्या है, इसे किसने खराब किया? तो कहीं ना कहीं वहां का वातावरण हिमालय से भी जुड़ता है, क्योंकि उनकी गतिविधियों के कारण जो तापक्रम बढ़ता है उसका ग्लेशियर में असर पड़ता है।
बिल्कुल सही कहा आपने जोशी जी कि हमें ये तय करना पड़ेगा कि सबके समान दायित्व हैं, चाहे वो हिमालय के पास रहने वाला व्यक्ति हो या हिमालय से दूर रहने वाला व्यक्ति हो। इस समय आपकी क्या अवधारणा है, क्या आंदोलन, किस तरह की सोच लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, ऐसा एक बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम एक अलग तरह की बात है जिसके बारे में सामूहिक चिंतन होना चाहिए, बहस होनी चाहिए सारे राज्यों में, सारे देश में और विश्व में। हमने हर देश के लिए एक मापदंड बनाया है जिसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी, सघन घरेलू उत्पाद। अब अगर आप देश के राज्यों के और देश के सघन घरेलू उत्पाद की तरफ देखें, जीडीपी देखें, तो उनके जो मापदंड होते हैं वो इस रूप में है कि कितनी इंडस्ट्रीज बनी, कितना साहब कृषि का उत्पादन हुआ और कितना आपका दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट बिजनेस की भागीदारी हुई, और उसको तय कर लेते हैं कि देश ने इतनी प्रगति की। लेकिन इसमें आम आदमी कितना दूर है, एक। नंबर दो कि जब इस तरह की जीडीपी के बारे में चिंतन हो सकता है तो हर एक राज्य, हर एक देश अपना ये क्यों नहीं तय करता है कि इस साल नदियों में पानी कितना बढ़ा, बताएं सरकार। इस बार वायु कितनी अच्छी कर दी, प्राण वायु को कितना बेहतर कर दिया सरकार ने, कितनी मिट्टी को अच्छा कर दिया है, उसकी भी एक जीडीपी बने, क्योंकि वो तो जीवन है। असली जीडीपी ये है जो जीवन से जुड़ी है। एक बार टीवी नहीं होगा, कार नहीं होगी, फ्रिज नहीं होगा, जिंदा रह लेंगे, पर अगर ये हमारे जो जीवन के प्राणवायु है, हमारे जीवन के जो मूल्य है, जिनसे जीवन जुड़ा है, अगर उन्हें हम खत्म कर देंगे तो हम मर जाएंगे। इसलिए हर एक राज्य और देश को अब एक और जीडीपी के बारे में चिंतन करना पड़ेगा। सरकार को दायित्व दे, आम आदमी को दायित्व दे, और हर वर्ष ये तय हो कि हमने अपने कितने जंगल बढ़ाए, कितना पानी नदियों में बढ़ा, और कितने हमने ऐसे कार्यक्रम किए जिससे प्राणवायु सुंदर हो चुकी। तो यदि हम भारत की बात करें तो किस प्रकार की सोच अब चल रही है, किस तरह के कार्य हो रहे हैं, या ऐसे आंदोलन जो नई एक शुरुआत जिनकी हो रही है? देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि देश बहुत जागरूक देश है, और ये भी हमें स्वीकारना पड़ेगा कि हमने जब कभी भी इस तरह की विषमताएं हुई हैं तो खासतौर से हिमालय ने हमें नेतृत्व किया है समस्याओं के बारे में। हमारे पास इसके बहुत से उदाहरण हैं, और किसी न किसी रूप में तमाम तरह के जो आंदोलन है वो कहीं टुकड़ों में, मुद्दों पर बात करते हैं। एक तो बड़ी आवश्यकता इस बात की कि तमाम जो आंदोलन है, क्योंकि एक आम आदमी से जुड़े हुए हैं, उन्हें कहीं न कहीं एक मंच पर चिंतन करना पड़ेगा, कहीं उनमें आपस में समन्वय होना चाहिए। समन्वय होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमको अब आने वाली जो राजनीति है वो संसाधनों पर आधारित करनी पड़ेगी, पर्यावरण को मुद्दा बनाना पड़ेगा। जीवन है अगर आज, तो वो सिर्फ इसलिए है कि हम सुंदर अच्छी हवा में पानी पीने को मिल रहा है, कल अगर ये नहीं होगा तो मरेंगे। राजनीति का मुद्दा होना चाहिए अब पर्यावरण। वो सरकार जो इसके बारे में जीडीपी तैयार करे, वो सरकार जो हवा मिट्टी पानी को बेहतर करे, वो होनी चाहिए हमारी सरकार, और वो उस बारे में चिंतन करे। तो राजनीति तक जब तक मुद्दा नहीं बनेगी पर्यावरण का, तब तक ऐसा ही होगा, और हम चलते चले जाएंगे। हम दूसरी जीडीपी की चिंता करेंगे, दूसरे तरह के विकासों की चिंता करेंगे। बहुत ठीक कहा जोशी जी आपने। और हम अक्सर देखते हैं कि विदेशों में जो विकसित राष्ट्र हैं वहां पे कोई ना कोई ऐसा मुद्दा होता है, पर्यावरणीय मुद्दा, वैज्ञानिक मुद्दा, जिसको लेकर चुनाव लड़े जाते हैं और आम जनता उसमें वोट करती है। तो ऐसा भारत में भी होना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें बहुत जागरूक होना पड़ेगा, पूरी जनता को शिक्षित करना पड़ेगा। क्या आप मानते हैं कि जनता इतनी जागरूक है, वो पर्यावरण के विषय को समझती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जनता तो पहले ही जागरूक है, क्योंकि जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनको अगर हम ये शिक्षा दें कि वन होने चाहिए, तो ये हमारी मूर्खता है, क्योंकि वे इस बात से जानते हैं। हाँ, उसको संगठित करके, उसको आधार बना के उनके बीच में ये जहन में लाना है कि तुम्हारे अच्छे जंगल बचे रहे, तुम्हारी अच्छी मिट्टी बनी रहे, तो वो एक ऐसे रूप में आप लोगों से बात करने में सक्षम हो कि ये है हमें जो चाहिए, मुझे मेरा गांव का जंगल वापस चाहिए, मुझे नदी चाहिए वापस, मुझे मिट्टी चाहिए। वो जब उसको राजनीतिक दृष्टि से भी देखने की सोच करेंगे तो पहली जागरूकता का चिन्ह होगा, और वो करेंगे, क्योंकि आज गांव की हालत है, गांव के गांव खाली हो गए, तो अपना आप ही स्वतः ही आने वाले समय में एक मुद्दा होने वाला है। पानी नहीं है, धारों में पानी सूख गया, जंगल खत्म हो गए, तो ये बनेगा, आज नहीं बनेगा अगर जो जागरूकता आपने की गांव के बीच में है। लेकिन हाँ, तमाम तरह के और भी प्रयत्न होने चाहिए कि उनको संगठित करके और दिशा देते हुए उस जागरण का जो उनके बीच में है जागरूकता, उसका उपयोग इस तरह के रचनात्मक ढांचा तैयार करने के लिए होना चाहिए। जोशी जी, आपने कहा तो ये वास्तव में इस प्रकार के प्रयास तो उत्तराखंड में पहले से चलते आए हैं, चाहे वो जल संरक्षण की बात हो या वनों को बचाने की बात हो, लेकिन वो संगठित रूप में नहीं आ पा रहे हैं। जैसे एक आंदोलन आपने चलाया था घराट, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि विद्युत बहुत बड़ी आवश्यकता है आज की, और विद्युत के उत्पादन में कहीं ना कहीं वनों का विनाश हुआ है। मुझे लगता है कि घराट जैसे आंदोलन जो घराटियों ने शुरू किया, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण हम सबके बीच के इसलिए है कि देखिए, एक तरफ जहां की उस ज्ञान को लेकर के बड़े बड़े बांध बनाए, वहीं घराटियों को छोड़ दिया गया था, लेकिन वो संगठित हुए। उन्होंने इसको इस रूप में भी लेने की कोशिश की कि अगर आप हमको, हमारे घराटों को उन्नयन नहीं करेंगे तो हम राजनीतिक रूप से आप लोगों के साथ नहीं होंगे,
के जो हमारे लीडर हैं उनके साथ नहीं होंगे। और वो प्रयोग में दो खास बात थी, लोग संगठित थे और उन्होंने अच्छे प्रयोग करके दिखाया था कि एक घराट एक कई स्थानीय संसाधनों के उपयोग में नए रोजगार की एक दिशा दे सकता है। तो घराट उदाहरण के लिए एक चिन्ह है, एक उदाहरण है, क्योंकि मुझे लगता है कि आवश्यकता और है। जब भी कभी हम किसी चीज का विरोध करते हैं तो उतना ही स्ट्रांगली हमें विकल्प भी बताना चाहिए, क्योंकि विरोध करके हम अचानक उस वाले हिस्से में चले जाते हैं कि हम लोगों की भूमिका ये तय कर दी जाती है कि ये तो विकास के विरुद्ध है। मुझे लगता है कि जब विरोध किया जाए तो उतना स्ट्रांगली अगर विकल्प की भी बात करेंगे तो शायद हम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि आपने ये विरोध किया। हम कहेंगे हम उसका विरोध करते हैं, हम विकल्प की बात करते हैं कि ये होना चाहिए। ये विकल्प है उसका। जी, हम किस तरह से अपने संसाधनों को बचा सकते हैं? देखिए पिछले लगातार कुछ समय में एक बहुत बड़ी चीज भी है। जब भी हमने विकास के ऐसे ढांचे तैयार किए जहां देहरादून और दिल्ली बनेंगे, राजधानियां बनेंगी, तो लोगों की दौड़ उस तरफ होती है, क्योंकि हमने नौकरी ही एक सबसे बड़ा माध्यम बना लिया है विकास का। अपने संसाधनों पर आधारित रोजगार की बात करते तो संसाधन भी बचते और इस विकेंद्रित रोजगार की संभावनाएं पैदा होती, विकेंद्रित हमको आर्थिकी होती। वो नहीं सोचा। एक ही विकल्प है कि विकेंद्रित होकर जो हमारी आर्थिकी है उसको प्रबल किया जाए, क्योंकि वो गांव में पलायन को रोकेगा और लोग रुकेंगे तो संसाधन बचेंगे, जंगल बचेंगे, हवा बचेगी, मिट्टी बचेगी। वही हमारा विकल्प हो सकता है। तो जोशी जी, आज आप हमारे स्टूडियोज में और आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमसे बातचीत की, हमारे श्रोताओं से बातचीत की। स्टूडियोज